नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा। लोकसभा में भी आज दोपहर बाद बजट पर चर्चा होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। देश में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर आज से उपयोग में आ जाएगा और भारतीय फिल्म बिट्टू ऑस्कर के लाइव एक्शन लघु चित्र के लिए सूचीबद्ध। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं लवलीन निगम। कोविड महामारी से देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस समय राज्यसभा में बजट पर हुई चर्चा का जवाब दे रही हैं। Pensions between last year and this year, there's definitely a lesser number being shown because last year, post the OROP introduction, there were a lot of arrears which had to be cleared, some because they were queries, some because they were court-related. So obviously the number was much higher than when it is stabilized now. But on all 3 counts, if you account for that little arrears, we have only increased. In fact, 18.8%, if I'm right, I will show you the figures, has gone up in terms of capital expenditure for defense. Sir, reforms I did mention, and also this license quota Raj, how we have clearly moved away from that. Now, I will go item by item on heads on which several people have asked questions. Honorable members have asked questions on health, defense, and so on. I'm not responding one by one, taking the name of honorable members, but by topic, I'm responding and hope to cover the issues raised by honorable members, each by their own, during their speeches. इससे पहले राज्यसभा में आम बजट पर आगे की चर्चा शुरू हुई। चर्चा में भाग लेते हुए वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने बजट को लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला दस्तावेज बताया। उन्होंने कहा कि इस बजट का सभी ने स्वागत किया है। जब से संसद में बजट पेश हुआ है, तब से भारतीय शेयर बाजार में उछाल का रुझान देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने देश में किसानों और मजदूरों के विकास के लिए प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया है। ये हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करने के लिए इस कानून को लाया गया है और हम प्रतिबद्ध हैं। हिंदुस्तान के किसानों की आय को दुगना करके छोड़ेंगे। धान की खरीद इन्होंने 63,000 करोड़ की हमने 1,72,752 करोड़ की इन्होंने कपास की खरीद मात्र 90 करोड़ की लेकिन मोदी सरकार में खरीद 25,974 करोड़ की हुई। दलहन के लिए 235 करोड़ इन्होंने खर्च किए तो हमने 10,530 करोड़ 40 गुना से ज्यादा खर्च किया। कहाँ लिखा है कि एमएसपी बंद होगा? किसी कृषि कानून में कहीं पर भी लिखा है कि मंडी बंद हो गया, एमएसपी बंद होगा? अरे देश के गरीब किसान को, भोले भाले किसान को अपनी राजनीति के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। ये किसान की आय को दुगना करने का काम हमने लिया है, करके छोड़ेंगे। आप जितना मर्जी भ्रमित कीजिए, हम हिंदुस्तान को आगे लेकर जाएंगे, आत्मनिर्भर बनाएंगे। भाजपा के डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि यह बजट सरकार की वित्तीय योजना को पारदर्शी तरीके से प्रदर्शित करता है। वहीं चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस सदस्य शक्ति सिंह गोहिल और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बजट को किसान विरोधी बताया। लोकसभा में भी आज दोपहर बाद बजट पर चर्चा होगी। लोकसभा में मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 विचार और पारित करने के लिए पेश किया जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि जब भी मनरेगा में कोई मांग की जाती है तो सरकार उसे पूरा करने का प्रयास करती है। राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में श्री तोमर ने कहा कि मनरेगा में मांग बढ़ने के बाद बजट में वृद्धि की गई है। इस वर्ष जो महिलाओं के काम का प्रतिशत है वो निश्चित रूप से 52% है और
इस बार मनरेगा में रिकॉर्ड काम हुआ है। 330 मानव दिवस लगभग सृजित हुए हैं। श्री तोमर ने कहा कि 2020-21 के चालू वित्त वर्ष में इस योजना के तहत कुल 1,11,000 करोड़ रुपए के आवंटन में से लगभग 90,000 करोड़ रुपए पहले ही राज्यों को वितरित किए जा चुके हैं। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि अगर मनरेगा नहीं होता तो प्रवासी मजदूरों को कोविड-19 के दौरान काम नहीं मिल पाता। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत 100 कार्य दिवस में विस्तार करने का केंद्र का कोई प्रस्ताव नहीं है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज राज्यसभा में कहा कि देश में पिछले 22 महीनों में रेल दुर्घटनाओं में किसी भी यात्री की मौत नहीं हुई है। एक प्रश्न के उत्तर में श्री गोयल ने कहा कि रेलवे अपने यात्रियों की सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से आधुनिक सुरक्षा प्रौद्योगिकी उपकरणों को अपना रहा है। In the last 6 years, we have focused more and more amounts to safety, and I am happy to share with this august house through you, Chairman Sir, that the last passenger death because of a railway accident happened on 22nd March 2019, which means for the last nearly 22 months, we have not had a single passenger death due to train accident. श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान सरकार रेलवे पर विशेष ध्यान दे रही है। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री भी रेलवे के ढांचागत विकास के पक्षधर हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता दिनेश त्रिवेदी ने आज राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने की घोषणा की। राज्यसभा में बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि वे पश्चिम बंगाल में हिंसक घटनाओं से दुखी हैं और इन मुद्दों पर कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं हैं। श्री त्रिवेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश ने महामारी की स्थिति से देश को बाहर निकाला। उन्होंने ये भी कहा कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने के बाद भी पश्चिम बंगाल के लोगों की सेवा करते रहेंगे। असल में हम जन्मभूमि के लिए ही है और कुछ नहीं, और मुझसे ये देखा नहीं जा रहा कि हम करें तो क्या सीमित है। एक पार्टी में है तो पार्टी की डिसिप्लिन है, मगर मुझे अब थोड़ी घुटन महसूस होती। मेरी आत्मा की आवाज आज ये कह रही है, और वो स्वामी विवेकानंद जो कहते थे, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच, तो आज मुझे आत्मा ये कह रही है कि यहाँ बैठे बैठे यदि आप चुपचाप रहो और कुछ नहीं कह सकते हो, उससे अच्छा है कि यहाँ से आप त्याग पत्र दो और जाके बंगाल की भूमि में इसके लिए मैं आज यहाँ से इस्तीफा दे रहा हूँ। बजट सत्र के पहले चरण में राज्यसभा की कार्यवाही का आज अंतिम दिन है। बैठक 3 बजे तक चलेगी। कल होने वाली बैठक को रद्द कर दिया गया है। इससे पहले ये सत्र 15 फरवरी को संपन्न होना प्रस्तावित था। बजट सत्र का दूसरा चरण 8 मार्च से शुरू होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा के नेतृत्व में आयोग के एक दल ने केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में चुनाव तैयारियों का जायजा लिया। इस दल ने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों और राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों से बातचीत की। इसने मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी विभिन्न एजेंसियों के साथ भी विचार विमर्श किया। प्रदेश के राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव आयोग से विधानसभा चुनाव के लिए मतदान एक ही चरण में कराने का आग्रह किया। राजनीतिक पार्टियों ने आयोग से पड़ोसी राज्य तमिलनाडु और केरल में भी एक ही चरण में और पुडुचेरी के साथ ही एक ही दिन मतदान कराने की मांग की। इस साल अप्रैल मई में पुडुचेरी, तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने आज मीडिया से बातचीत में बताया कि उन्होंने पुडुचेरी में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों से मिलकर आगामी विधानसभा चुनाव के बारे में राय जानी। उन्होंने भरोसा दिलाया कि पुडुचेरी और दूसरे राज्यों में
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने असम में चिरंग जिले के ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन के संस्थापक महाराज अनंत रे के साथ बैठक की। राज्य के भाजपा अध्यक्ष रंजीत कुमार दास और वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी बैठक में शामिल थे। असम विधानसभा में आज वित्त मंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने चुनाव से पहले का अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि बजट में 6 महीने की अवधि के लिए 60,784 करोड़ 3 लाख रुपए की अनुदान मांगे अनिवार्य और अन्य आवश्यक खर्चों को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। राज्य का आम बजट 30 सितंबर 2021 से पहले पेश किया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि कोविड-19 के दौरान पेट्रोल और डीजल पर लगाए गए 5 रुपए के अतिरिक्त उपकर को आज आधी रात से वापस ले लिया जाएगा। साथ ही पिछले वर्ष शराब की विभिन्न श्रेणियों पर लगाए गए अतिरिक्त उपकर को भी वापस ले लिया गया है। श्री शर्मा ने बताया कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 7.71% थी, जो राष्ट्रीय वार्षिक वृद्धि दर 6.11% से अधिक है। श्री शर्मा ने भाजपा के नेतृत्व वाली राज्य सरकार द्वारा पिछले 5 वर्ष में शुरू की गई विभिन्न प्रमुख योजनाओं की उपलब्धियों की चर्चा की और सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों तथा की गई पहल के बारे में भी बताया। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश भर में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत सबसे तेज गति से 70 लाख लोगों का टीकाकरण करके विश्व का पहला देश बन गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान 4,87,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों को टीके लगाए गए। अब तक 58 लाख स्वास्थ्य कर्मियों और 16 लाख से अधिक अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं को टीका लगाया जा चुका है। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 69% लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश में अब तक 10.2% लोगों को टीका लगाने का काम किया जा चुका है। देश में कोविड संक्रमण से ठीक होने की दर 97.32% हो गई है। कल 15,858 लोग कोविड से स्वस्थ हुए। अब तक 1,05,89,230 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय देश में सक्रिय मामलों की संख्या 1,35,926 है। कल संक्रमण के 9,309 नए मामले सामने आए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल हुई 87 मौतों को मिलाकर अब तक 1,55,447 लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। अब तक 1,08,80,603 लोग संक्रमित हो चुके हैं। देश में 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में कल कोविड टीकाकरण के 1,721 सत्र आयोजित कर अग्रिम पंक्ति के 1 लाख से अधिक कर्मियों का टीकाकरण किया गया है। एक रिपोर्ट। 2,07,382 निर्धारित लक्ष्य के साथ कल 1,01,454 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी गई। आज भी प्रदेश में फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण का कार्य जारी है। इस चरण में पुलिस कर्मियों, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, स्वच्छता कर्मियों और राजस्व विभाग के कर्मचारियों, पैरामिलिट्री फोर्स और सेना सहित अन्य विभागों के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, जिला मजिस्ट्रेट और सब डिविजनल अधिकारियों को भी कोरोना की खुराक दी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार जिन लोगों को वैक्सीन लगाई गई है वह सभी पूर्ण स्वस्थ और सुरक्षित हैं। आज जिन लोगों को कोरोना का टीका दिया जा रहा है उन्हें अगली खुराक 16 मार्च को दी जाएगी। 18 फरवरी को फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीनेशन का अगला सत्र आयोजित किया जाएगा। टीकाकरण से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए लोग हेल्पलाइन संख्या 104 और राष्ट्रीय हेल्पलाइन संख्या 1075 पर संपर्क कर सकते हैं। MS यादव, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। बांग्लादेश में स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों की भारी भीड़ के मद्देनजर सरकार ने कोविड टीकाकरण के लिए तत्काल पंजीकरण को स्थगित कर दिया है। इससे पहले सरकार ने उन लोगों के लिए तत्काल पंजीकरण की सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया था जिन्हें ऑनलाइन पंजीकरण में कठिनाई हो रही थी। देश में 7 फरवरी से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में अब तेजी आ गई है। स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के अनुसार कल 2 लाख से अधिक लोगों को टीके लगाए गए। बांग्लादेश में अब तक 5,42,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। बांग्लादेश ने भारत के साथ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से
टीके की 3 करोड़ टीके खरीदने का समझौता किया है। इसमें से 50 लाख खुराक पहले महीने में बांग्लादेश भेजी जा चुकी हैं। भारत ने बांग्लादेश को 20 लाख टीके उपहार में दिए हैं। मोरक्को ने कल भारत की सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा निर्मित एस्ट्राजेनेका के 40 लाख टीकों की दूसरी खेप प्राप्त कर ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय में वैज्ञानिक समिति के सदस्य सैयद अफीफ ने बताया कि ये खेप मोरक्को के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान को जारी रखने में मदद करेगी। पिछले महीने 2 लाख खुराक की पहली खेप भेजी गई थी। मोरक्को ने देश में 3 करोड़ 30 लाख लोगों को पर्याप्त टीका उपलब्ध कराने के आदेश दिए थे और इसका उद्देश्य 80% लोगों का टीकाकरण करना है। उत्तराखंड में सुरंग में फंसे 25 से 35 लोगों को निकालने का अभियान आज चौथे दिन भी जारी है। अब तक 37 शव निकाले जा चुके हैं। 167 लोग अब भी लापता हैं। धौलीगंगा नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण बचाव कार्य को समय समय पर रोकना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट। हिमालय के ऊपरी क्षेत्र में बनी झील का पानी निकलने से धौलीगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। झील का पानी प्रशासन के लिए भी चिंता का सबब बन गया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और वरिष्ठ वैज्ञानिक वाईपी सुंदरयाल ने कहा कि ये झील सोन नदी के उद्गम स्थल के ऊपर बनी है और सोन नदी आगे आकर ऋषि गंगा में मिल जाती है। ग्लेशियर जो है वो मिट्टी, पत्थर और बर्फ का कॉम्बिनेशन होता है। अब जब बर्फ गलती है, लोग जो ग्लेशियर को पीछे हटना बोलते हैं, उसमें सिर्फ ये होता है कि बर्फ गल के पीछे चली जाती है और आगे उस अपना मलबा छोड़ जाती है। तो वो मलबा अगर आता है नदी के साथ और फिर उसका ग्रेडियंट बहुत हाई है, हाई एनर्जी इन्वायरमेंट है, तो उसने फिर जो है ये सारी तबाही मचाई। लेकिन सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो डैम हुआ है ऋषि गंगा, वो ऋषि गंगा जो है जितनी जल्दी उसका पानी निकाला जाए कम रहेगा, लेकिन अगर वो अपने आप टूटती है तो ये आपदा बहुत बड़ी हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस झील के बनने की जानकारी स्थानीय प्रशासन को दी गई है और इसमें जमा पानी को तुरंत निकालना जरूरी हो गया है। इस बीच डीआरडीओ और एनडीआरएफ के तकनीकी विशेषज्ञों के दल ने आज हेलीकॉप्टर से उस क्षेत्र का दौरा किया जहां पर पानी इकट्ठा होने से झील बनी है। वैज्ञानिक इस सर्वे के दौरान मिली जानकारियों का परीक्षण कर रहे हैं। देहरादून में राघवेश पांडे के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, तपोवन, चमोली। इस बीच हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तराखंड में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज फिर दोपहर 2 बजे के आसपास अलर्ट जारी किया गया है। सायरन बज रहा है। एनडीआरएफ की टीमें जो कि रिसर्च ऑपरेशन में लगी हुई थी, उन्होंने वर्टिकल ड्रिलिंग की है और कैमरा ले जाकर टनल के नीचे जाने के रास्ते को तलाशने का कोशिश कर रही हैं। ऋषिगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसकी वजह से फिर से ये अलर्ट जारी किया गया है। कल भी अलर्ट जारी हुआ था और कुछ देर के लिए काम को रोकना पड़ा था। इस वक्त अंदर लगे कर्मचारी जो वर्टिकल ड्रिलिंग के द्वारा बने रास्ते में जाने की कोशिश कर रहे थे, वो अब वापस लौट रहे हैं और खोजबीन का तलाशी अभियान का काम फिलहाल के लिए रोका जा रहा है। पश्चिम बंगाल में वाम दलों के 12 घंटे के बंद के दौरान कहीं से किसी अप्रिय घटना की खबर नहीं है और स्थिति शांतिपूर्ण है। हालांकि बंद समर्थकों द्वारा रेल और सड़क मार्ग को अवरुद्ध किए जाने से लोगों को परेशानी हुई। कोलकाता में कल रोजगार और औद्योगिकीकरण की मांग को लेकर वाम दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा सचिवालय मार्च के दौरान कथित पुलिस ज्यादती के विरोध में आज के बंद का आह्वान किया गया है। कांग्रेस और वाम दलों ने बंद का समर्थन किया है। बंद के मद्देनजर सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि ये बजट देश को आत्मनिर्भर बनाने वाला बजट है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। देश में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। भारत का पहला सीएनजी ट्रैक्टर आज से उपयोग में आ जाएगा और भारतीय फिल्म बिट्टू ऑस्कर के लाइव एक्शन लघु चित्र के लिए सूचीबद्ध। देश में एकीकृत कृषि प्रणाली के तहत मधुमक्खी पालन के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक 3 साल के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन को 500 करोड़ रुपए के आवंटन को मंजूरी दी है। इस मिशन की घोषणा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य मीठी क्रांति का लक्ष्य हासिल करने के लिए देश में वैज्ञानिक आधार पर
मधुमक्खी पालन का व्यापक संवर्धन और विकास करना है। इसे राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड एनबीबी के माध्यम से लागू किया जा रहा है। एनबीएचएम का उद्देश्य कृषि और गैर कृषि जुड़े परिवारों के लिए आमदनी और रोजगार के अवसर बढ़ाना है। साथ ही मधुमक्खी पालन उद्योग के विकास को प्रोत्साहन देना, कृषि और बागवानी उत्पादन को बढ़ावा देना, बुनियादी ढांचे की सुविधाओं का विकास करना शामिल है। बुनियादी ढांचे की सुविधाओं में एकीकृत मधुमक्खी विकास केंद्र, शहद परीक्षण प्रयोगशाला, मधुमक्खी रोग निदान प्रयोगशाला, एपीथेरेपी केंद्र सम्मिलित हैं। मधुमक्खी पालन उद्योग से महिलाओं का सशक्तिकरण भी होगा। जम्मू कश्मीर में बेरोजगार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। राज्य के कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉक्टर असगर सैमून ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थाओं में मशीनरी और उपकरणों के उन्नयन की समीक्षा की। उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की भी समीक्षा की। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि कौशल विकास विभाग जम्मू कश्मीर में युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ताकि बेरोजगारी पर काबू पाया जा सके। डॉक्टर सैमून ने जारी कार्यों, नई परियोजनाओं के लिए 2020-21 के बजट में भौतिक और वित्तीय संसाधनों की भी व्यापक समीक्षा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के तीसरे दौर में आज स्पेन की ग्रेबाइन मुगुरुजा ने कजाकिस्तान की जरीना डायस को 6-1, 6-1 से हराकर अगले दौर में जगह बनाई। तीसरे दौर में ही अमेरिका की सेरेना विलियम्स ने रूस की अनास्तासिया पोटापोवा को 7-6, 6-2 से हराया। पुरुष सिंगल्स के तीसरे दौर में बुल्गारिया के ग्रिगोर दिमित्रोव का सामना स्पेन के पाब्लो कैरेना बस्ता से हो रहा है। वहीं सर्बिया के नोवाक जोकोविच का मुकाबला अमेरिका के टेलर फ्रिट्ज से होगा। तीसरे दौर में ही कनाडा के डेनिस शापोवालोव का सामना कनाडा की ही फेलिक्स ऑगर से हो रहा है। सीएनजी से चलने वाला भारत का पहला ट्रैक्टर आज से उपयोग में आ जाएगा। इससे खर्च में कमी आएगी तथा किसानों की आमदनी बढ़ने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा होंगे। डीजल ट्रैक्टर को सीएनजी संचालित ट्रैक्टर में परिवर्तित करने का काम रावमट टेक्नो सॉल्यूशंस और टोमासेटो अचीले इंडिया ने मिलकर किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। सीएनजी ट्रैक्टर की शुरुआत होने से किसानों को सीधा फायदा मिलेगा। इसके अलावा प्रदूषण में भी कमी आएगी। डीजल की तुलना में सीएनजी में कार्बन उत्सर्जन में 70% की कमी होती है। इस ट्रैक्टर की मदद से किसानों को हर साल उनके ईंधन खर्च में 1 लाख रुपए तक की बचत होगी, जिससे उनका जीवन स्तर सुधारने में मदद मिलेगी। सीएनजी ट्रैक्टर से किसान अब ईंधन की कीमतों में 50% तक की बचत कर सकेंगे, क्योंकि वर्तमान में डीजल की कीमत 77 रुपए प्रति लीटर है, जबकि सीएनजी केवल 42 रुपए प्रति किलोग्राम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। पंजाब सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को और पारदर्शी तथा मजबूत बनाने के लिए आश्रित बाल योजना के लाभार्थियों के आधार कार्ड को बैंक खातों से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। सामाजिक सुरक्षा और महिला तथा बाल विकास मंत्री श्रीमती अरुणा चौधरी ने कहा कि पहचान के लिए केवल आधार कार्ड का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार नवंबर 2020 तक इस योजना के अंतर्गत 1,56,169 आश्रित बच्चों को 104 करोड़ 12 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे चुकी है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पंजाब के सामाजिक सुरक्षा मंत्री ने कहा कि आधार को एक पहचान दस्तावेज के तौर पर अपनाने से कई दस्तावेजों की जरूरत नहीं रहेगी और एक तरफ जहां सरकार द्वारा योजनाओं का लाभ देने की प्रक्रिया सरल होगी, वहीं योजना का लाभ सीधे उनके बैंक खातों में दिया जा सकेगा। मंत्री ने कहा कि निर्भर बाल योजना के लाभार्थी बच्चों के पास अगर आधार नहीं है या उनके खंड अथवा तहसील में आधार पंजीकरण केंद्र नहीं है तो सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा उन्हें ये सुविधा दी जाएगी। योजना के तहत उन बच्चों को 750 रुपए प्रति महीना दिया जाता है जो अनाथ हैं या उनके माता पिता उनकी देखभाल करने में सक्षम नहीं हैं। अश्विनी कुमार शर्मा, आकाशवाणी समाचार, चंडीगढ़। लघु फिल्म बिट्टू को 93वें ऑस्कर पुरस्कार के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी के तहत शीर्ष 10 फिल्मों में सूचीबद्ध किया गया है। भारतीय फिल्म निर्माता श्रेया और करिश्मा देव दुबे इस फिल्म के निर्माता और निर्देशक हैं। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में करिश्मा ने नामांकन पर खुशी व्यक्त की और कहा कि अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद कर रही हैं। एक रिपोर्ट।
द अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए हाल ही में 9 श्रेणियों के नामांकन घोषित किए। शॉर्ट फिल्म श्रेणी में अकादमी के पास 174 फिल्म आई थी। उसमें से 10 फिल्म को नामांकित किया गया है। इसमें से एक फिल्म बिट्टू है। आकाशवाणी के साथ बातचीत में फिल्म की निर्देशिका करिश्मा देव दुबे ने कहा कि यह स्कूल जाने वाली 2 लड़कियों की कहानी है। इस फिल्म के लिए पिछले साल हमें स्टूडेंट श्रेणी में ऑस्कर सिल्वर मेडल मिला है। अब मुख्य श्रेणी के ऑस्कर पुरस्कारों के लिए अकादमी मतदान के जरिए अंतिम विजेता का चयन करेगी। इसलिए हम हमारा पब्लिसिटी कैंपेन जारी रखेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह फिल्म पहुंचाने की कोशिश करेंगे। भारतीय दर्शकों को कब यह फिल्म देखने का मौका मिलेगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं और जल्द ही भारतीय दर्शक भी यह फिल्म देख पाएंगे। दिल्ली की रहने वाली करिश्मा ने अपनी स्कूली शिक्षा देहरादून से एवं 11वीं-12वीं की शिक्षा मुंबई के सेंट रिवर महाविद्यालय से पूरी की है। न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय से वे स्नातक है तथा लेखन एवं निर्देशक में उन्होंने MFA किया है। उनकी बहन श्रेया ने मेलबर्न से फोटोग्राफी तथा पेरिस में फिल्म मेकिंग की शिक्षा ली है। जीवन भावसार, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। भारत में बना माइक्रो ब्लॉगिंग साइट कू तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। इस ऐप की शुरुआत नवंबर 2019 में की गई थी। कई भारतीय स्वदेशी ऐप से जुड़ गए हैं। ये ऐप आत्मनिर्भर भारत ऐप नवाचार चुनौती का विजेता भी है। कू ऐप अंग्रेजी के साथ साथ कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है। ऐप में 400 अक्षरों की शब्द सीमा है और इसमें व्हाट्सएप तथा अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपडेट साझा करने की सुविधा भी है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कू ऐप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अप्रमेय राधाकृष्ण ने कहा कि ये वास्तव में एक आत्मनिर्भर ऐप है और ये सुनिश्चित किया गया है कि ये उपयोगकर्ताओं के लिए सुरक्षित हो। We had the vision to basically give voice to every Indian irrespective of the language they speak. And we truly want to give a voice to every Indian irrespective of which language you speak. Well, we're a truly Atmanirbhar app. We are based in Bangalore. Our servers are based in India, in Mumbai. And we are building for India. We're building for a use case that is deeper. It will connect all Indians on one platform and make sure that everybody can express themselves freely. We believe in free expression and freedom of expression and freedom of speech. इस ऐप से जुड़ने वाले प्रमुख लोगों में लेखक अमीश त्रिपाठी भी हैं। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय प्रतिभाओं को मौका देना विदेशी ऐप्स को बढ़ावा देने से बेहतर है। उन्होंने कहा कि ये कई भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने के कारण उपयोगकर्ताओं के लिए फायदेमंद है। I think the fact that the Koo app is available in several Indian languages is a key comparative advantage. Even those of us who speak English are often more comfortable in our own language, in our mother tongue. चूंकि ऐप को देश में ही बनाया गया है, इसलिए डेटा की निजता की चिंता भी नहीं है। आकाशवाणी से बातचीत करते हुए साइबर विशेषज्ञ जितेंद्र जैन ने इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। Well, it is an Indian company, so the question of jurisdiction is solved. They would have to comply with Indian law. So far as the data privacy is concerned, as long as they host data in India, as long as they don't share data with third-party companies without the consent of users, so we can safely assume data will be safe. राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन कल से आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। ये गार्डन 21 मार्च तक खुला रहेगा और सोमवार को छोड़कर प्रत्येक दिन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक लोग इसे देख सकेंगे। लोग केवल अग्रिम ऑनलाइन बुकिंग कराकर ही गार्डन देख सकते हैं। दर्शकों को कोविड दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। दर्शकों का प्रवेश और निकास केवल राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगा। राष्ट्रपति सचिवालय ने लोगों से अपने साथ पानी की बोतल, ब्रीफकेस, हैंडबैग, लेडीज पर्स, कैमरा, रेडियो, छाता और खाद्य सामग्री नहीं लाने का अनुरोध किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में केंद्रीय बजट पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, ये बजट देश को आत्मनिर्भर भारत बनाने वाला है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और तृणमूल कांग्रेस सांसद दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा देने की घोषणा की। निर्वाचन आयोग ने पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के सभी आवश्यक प्रबंध किए जाएंगे। देश में अब तक 75 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 97.32% हुई। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर आज से उपयोग में आ जाएगा। और भारतीय लघु फिल्म बिट्टू ऑस्कर के लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए सूचीबद्ध। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।